कारतानी एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स गुजरात बोर्ड का। इसके हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल सेक्टर। हमने इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना लिया है, जिसकी एक पूरी प्लेलिस्ट भी है। फर्स्ट से लेके 10 चैप्टर तक सब वीडियोस आप सारे पार्ट्स के देख सकते हैं। मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो चलो शुरुआत करें। सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर का मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे दूं। हमारे कंट्री की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर्स हैं, जिसको हम नॉर्मली प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहते हैं। यानी प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 3 हैं। इनको प्राइमरी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर, सेकेंडरी को हम कहते हैं इंडस्ट्रियल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और टर्शरी को हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर का इम्पोर्टेंस पूरा देख लिया था कि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों ज़रूरी है और वो क्या क्या बदलाव आपके यहाँ लेकर के आया है। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के बारे में, यानी आपका इंडस्ट्री का क्या क्या टाइप्स हैं। वो टाइप्स भी अलग अलग बेस पे हैं कि साइज के हिसाब से, छोटी बड़ी जो भी इंडस्ट्री है, ओनरशिप के हिसाब से, पब्लिक प्राइवेट या जो भी टाइप्स आते हैं वो, और प्रोडक्ट्स के हिसाब से, यानी कि कंज्यूमर गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन से? जो एकदम रेडी टू यूज़ गुड्स हैं, जो डायरेक्टली कस्टमर यूज़ कर सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स हाफ फिनिश्ड गुड्स होते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जिनको आगे और प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर से शुरुआत है आपकी। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इंडिया का प्लानिंग पीरियड से ही प्रोग्रेसिव रहा है। प्लानिंग पीरियड आपका पूछे कब शुरू हुआ, तो 1951 से। 1947 में आपकी आज़ादी हुई, 51 से आपका प्लानिंग पीरियड शुरू हुआ। 5 ईयर प्लान बनते हैं और अब तो बंद हो गए, और तब से लेकर के इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने की बात कही जा रही है और हुई भी है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, यानी अलग-अलग उसके बोलते हैं ना साइड्स ऑफ अ कॉइन, अलग-अलग साइड्स हैं। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आपका डिपेंड करता है कि कैसी इन्वेस्टमेंट है, कैसी ओनरशिप है और कैसे वो गुड्स बनाता है। इन सब पे वो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर आपका अलग-अलग हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, यानी डिफरेंस ला देगा। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट साइज़ के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सबसे छोटी जो इन्वेस्टमेंट साइज़ है वो है आपका कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री मेनली आपके फैमिली मेंबर्स चलाते हैं। उसमें ज़्यादा कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल इक्विपमेंट्स यानी सिंपल चीज़ें लगती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, मशीन और इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। नेग्लिजिबल यानी बिल्कुल भी नहीं, ना बराबर। इनको अपने बोलेंगे कॉटेज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या क्या बनता है? खादी, पापड़, खाखरा और इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्तियाँ। फिर आती है टाइनी इंडस्ट्रीज, जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक यूज़ करते हैं। 2 प्रोडक्शन टेक्निक्स हैं, मैंने पार्ट 1 में भी समझाया था। एक है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मतलब इंसान, आदमी जो काम करते हैं। लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक में ज़्यादा काम लोगों से लिया जाता है, जबकि कैपिटल प्रोडक्शन वाली टेक्निक जो है, उसमें ज़्यादा काम मशीनरी से लिया जाता है। वो मशीनरी पैसों से खरीदी जाती है। यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक होगा। ऐसे इंडस्ट्री को अपने बोलेंगे टाइनी इंडस्ट्री। एग्जाम्पल दिया है आर्टिस्टिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज। आर्टिस्टिक मतलब कुछ नया है, जो बहुत कुछ ऐसे नया करते हैं, क्रिएटिव करते हैं, लॉजिकल होता है वो सब। फॉर एग्जाम्पल है मेटल, लेदर और क्ले। उनमें से बनी हुई चीज़ें आर्टिस्टिक, वो आपकी टाइनी इंडस्ट्री में आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट वाला जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसका इन्वेस्टमेंट है 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का। ये भी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ करती हैं, और इनमें जो भी एंसिलरी इंडस्ट्रीज से लेकर बिग इंडस्ट्रीज सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला जाता है। एग्जाम्पल है यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टूल्स एंड सिंपल कंज्यूमर गुड्स। ऑटो रिपेयर गुड्स यानी कि ऐसे यूनिट्स जिनमें आपके टूल्स बनते हैं। टूल्स यानी जैसे कोका हो गया, हथौड़ा हो गया, ये सारे टूल्स हो गए। और सिंपल प्रोड्यूसर के कंज्यूमर के गुड्स, और ऑटो रिपेयर गुड्स यानी कि गाड़ियों की चीज़ें। इन सब को अपने बोलेंगे आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मीडियम स्केल का आपका लिमिट है, ये एमसीक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट यूनिट लिमिट किसका कितना है। तो मीडियम का 5 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक है। ये लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है या कैपिटल इंटेंसिव भी हो सकती है, यानी यहाँ पर मशीनरी से भी काम लिया जा सकता है और इंसानों से भी। ऐसी इंडस्ट्रीज को अपने बोलेंगे मीडियम स्केल इंडस्ट्री।
एग्जाम्पल है मशीनरी, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनाने वाली चीज इंडस्ट्रीज को यहाँ पर क्लासिफाई किया जाएगा। लास्ट आता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मोर देन 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ लगता है। हमेशा ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक ही यूज करेंगे, यहाँ मशीनरी बहुत ज़्यादा होगी। और एग्जाम्पल इसका है रेलवे, बिग व्हीकल्स, आयरन, ये सब चीज़ें यहाँ बनती है। अब आती है ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि मालिक कौन है। पब्लिक सेक्टर यूनिट सबसे पहला इसका एक एग्जाम्पल है, जहां पर ओनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन है। ओनरशिप यानी मालिक कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन यानी चला कौन रहा है। दोनों ही जब गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं तो ऐसे यूनिट्स को अपने बोलते हैं पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट। एग्जाम्पल है रेलवे, टेलीफोन और पोस्ट, जिसमें से टेलीफोन अब निकल चुका है आपका। पब्लिक सेक्टर यूनिट को भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला है डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। जब गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स को अपने ही ऑब्जर्वेशन में चलाती है तो उसको अपने बोलते हैं डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। इसमें इसका इनकम और इसका एक्सपेंडिचर सब गवर्नमेंट के बजट में आता है, ऐसे को अपने डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज बोलेंगे। एग्जाम्पल है रेलवे और पोस्ट। फिर आता है पब्लिक कॉरपोरेशंस। ये सेंट्रल या स्टेट दो में से एक गवर्नमेंट का होता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका यानी कामकाज वो कॉरपोरेशन के हाथ में होता है, यानी कि उस जो इंसान वहां पर चला रहे हैं, मान लीजिए सीईओ होगा, डायरेक्टर होगा, वो उसको चलाता है। लेकिन डिसीजन प्रोसेस जो है वो सरकार का उस पर बड़ा दबाव होता है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है सरकार का उनके फैसलों के ऊपर। ऐसो को अपने बोलेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन। एग्जाम्पल है एलआईसी, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एयर इंडिया, फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग और सेलिंग कंपनीज जैसे कि जीएसएफसी और जीएनएफसी, जिसमें से अगेन अब एयर इंडिया जो है वो आपका निकल गया। एयर इंडिया का 51% स्टेक अब प्राइवेट कंपनीज के पास है। फिर आता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जो यूनिट्स मैनेज करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के जैसे। प्राइवेट कंपनीज जैसे चलती हैं वैसे ही गवर्नमेंट इन यूनिट्स को चलाती है। फ्रेमवर्क किसका चलता है, कंपनी लॉज के हिसाब से ये सब चलती हैं। कैपिटल कौन इशू करेगा, गवर्नमेंट रेस करेगी। शेयर्स लोगों को बेचे जाते हैं या इंस्टीट्यूट्स को बेचे जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन इंडस्ट्रीज का 51% हिस्सा जो है वो सरकार के पास होता है और बाकी का हिस्सा लोगों के पास या तो इंस्टीट्यूट के पास होता है। तो ऐसे में इसको बोला जाता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये यूनिट्स डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं आती हैं गवर्नमेंट के। ऐसी यूनिट्स जो है वो डिपार्टमेंटल या पब्लिक कॉरपोरेशन से अलग होती हैं। एग्जाम्पल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो फुल्ली ओन और मैनेज, दोनों प्राइवेट सेक्टर यानी हम और आप जैसे लोग मैनेज और ओन करते हैं, इसको मालिक भी हम हैं और उसको चलाते भी हम हैं, उसको अपने बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। यहाँ पर बड़ा ध्यान दिया जाता है कि इनका जो मैनेजमेंट है वो पर्सनल ओनरशिप या पार्टनरशिप में आता है, यानी कि मेरी अगर इंडस्ट्री है मैं उसका ध्यान रखूंगी, मैं उसकी ओनर हूँ, या पार्टनरशिप में होता है यानी कि कुछ लोग मिल करके इंडस्ट्रीज को खोलते हैं। एग्जाम्पल है कार, टीवी या शू मेकिंग यूनिट्स, यहाँ पर जूते बनते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो जॉइंट सेक्टर। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी और जॉइंट सेक्टर यूनिट दोनों अलग अलग हैं। जिस यूनिट में गवर्नमेंट ने ओनरशिप राइट्स जो है इंडस्ट्री के लोगों को दे रखे हैं और 51% जो है वो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं, और इसीलिए ये इंडस्ट्री को जॉइंट सेक्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। इसका 51% हिस्सा जो है वो सरकार के पास रहता है, यानी मोर देन हाफ गवर्नमेंट के पास रहेगा। लास्ट जो आती है वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज जो है वो कोऑपरेटिव एक्टिविटीज के लिए चलाई जाती है, ताकि जो छोटे ओनर्स हैं या जो लेबरर्स हैं या जो आपके कस्टमर्स हैं उन सब का एक्सप्लॉयटेशन रोका जा सके, इन सब का फायदा ना उठाया जा सके, इसीलिए कॉरपोरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज बनाई जाती है। ये आपके सबको बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। और इसका एग्जांपल है डेली यूज एसेंशियल कमोडिटीज की दुकान, डेयरीज, सेवरल बैंक्स ऐसे हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पे बने होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। क्यों? ताकि वो लोगों का भला कर सकें। एग्जाम्पल है इफको और क्रिप्को। ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के बेस पे देखें तो दो ही हैं,
पहली है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स। जो गुड्स सीधे सीधे गुड्स यानी लोगों की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमने मान लीजिए चीनी लाई, उसको लेकर के चाय में डाल दिया, चाय मीठी हो गई, हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो गई। ऐसे गुड्स को बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। ये इंडस्ट्रीज जो ऐसी बनाती हैं चीजें, ऐसी कमोडिटीज जो बनाती हैं, उनको अपने बोलते हैं कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। एग्जांपल है घी, ऑयल, सोप, शैम्पू और पाउडर बनाने वाली इंडस्ट्रीज। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब है सेमी फिनिश्ड गुड्स, अभी पूरा नहीं बना है, आधा ही बना है। आप गन्ने में से गुड़ बनता है, हालांकि कई लोग गुड़ की भी चाय पीते हैं, पर सब लोग गुड़ की चाय नहीं पी सकते, तो गुड़ में से चीनी बनानी पड़ेगी। तो इस हिसाब से गुड़ जो है आपका इस समय सेमी फिनिश्ड गुड्स है। जो गुड्स सेमी प्रोसेस्ड हैं नेचर में और अभी भी उनका प्रोडक्शन का एक स्टेज बाकी है, ऐसे गुड्स को अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। और ऐसी इन चीज़ों को बनाने वाली इंडस्ट्रीज को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्री। एग्जाम्पल है यार्न, स्टील शीट्स और मशीन्स। मशीन्स को भी अभी आपने कभी देखा होगा, ट्रक या ऑटो जब खरीदा जाता है तो उसका ऊपर का छपरा नहीं होता, वो कहीं से कहीं और से मिलता है, आगे का पार्ट कहीं और से, पीछे का पार्ट कहीं और से। तो ये सब हो गया। यान का मतलब है धागा, धागे में से अभी कपड़ा बनना बाकी है। स्टील की शीट बड़ी बड़ी बना दी है, लेकिन उसमें से बर्तन बनाने बाकी हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या क्या आपके कदम उठा रही है वो देखें। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा पूरा इस्तेमाल, मतलब पूरा पूरा डेवलपमेंट आप चाहते हैं, तो दूसरे सेक्टर्स का भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। गवर्नमेंट इसके लिए सपोर्टिव स्टेप्स लेती है जो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट ने बेसिक और की इंडस्ट्रीज सबसे पहले बनाई थी। बेसिक और की इंडस्ट्रीज वो हैं जो एकदम बेसिक प्रोडक्ट्स को बनाती है, जो हमें चाहिए, मतलब चाहिए। ये सेक्टर्स में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए और ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी होती हैं, और इसीलिए इसमें प्राइवेट सेक्टर हाथ नहीं डालता, क्योंकि बिजनेस में लॉस होता है, लॉस का एक रिस्क होता है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट करते नहीं है। ऐसी इंडस्ट्रीज का होना भी बड़ा ज़रूरी है दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, और इसीलिए गवर्नमेंट ऐसी इंडस्ट्रीज को चलाती है, खुद ही रिस्क लेती है और दूसरे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी काम करती है। दूसरा है एनकरेजमेंट टू और प्रमोशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है अपने को, इनको शुरू भी करवाना है, इनको आगे भी चलवाना है। गवर्नमेंट इनको बहुत सारी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल लैंड उनको कम दाम में देगी, इलेक्ट्रिसिटी, ना सिर्फ लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और टैक्स ब्रेक भी देती है, यानी कि टैक्स में कई सारी छूट छाट देती है। साथ साथ में चीप और बहुत सारा फाइनेंस इनको दिया जाता है सरकार की तरफ से। चीप फाइनेंस कैसे होगा, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। और इसी से अलग अलग प्रकार से हेल्प करके गवर्नमेंट उनको कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करती है। कॉम्पिटिटिव का मीनिंग क्या हुआ, उनको ऐसे लेवल पे ले जाती है कि उनके गुड्स फिर किसी और को टक्कर ना मार सके, या उनके गुड्स इतने अच्छे बन सके। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को रिजर्व्ड सेक्टर्स में भी एंट्री अब दे रही है, ताकि उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिले ग्रो करने के लिए। रिजर्व्ड सेक्टर्स आपके कौन से हैं? एग्जांपल था टेलीफोन, टेलीफोन में अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को आने दिया। नेक्स्ट जो आता है वो इम्पोर्ट टैरिफ। इम्पोर्ट का टैरिफ का मीनिंग है इम्पोर्ट पे टैक्स लगाना। जो आपका लोकल इंडस्ट्रीज है उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं आपके, यानी पूरे देश विदेश में बाहर भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो गवर्नमेंट इम्पोर्ट टैरिफ पे रिलाई करती है, यानी कि उनके पैसे कई सारे यहाँ से आते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से प्रोडक्ट्स अंदर मंगवाए जाते हैं, टैक्सेस उन पे लगती हैं। ऐसे में बाहर की चीज़ें एक्सपेंसिव और कॉस्टलियर हो जाती हैं, बहुत महंगी हो जाती हैं। बदले में उसके आप उसको यहीं पर बनाइए, यहीं पर सेल करिए, तो आपके ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी बन जाएंगे, आपका टैरिफ भी बच जाएगा, और साथ साथ में आप कॉम्पिटिटिव चीज़ें भी बना पाएंगे, फॉरेन के हिसाब से आप चीज़ें बना पाएंगे। एग्जाम्पल है आपके मोबाइल फ़ोन्स। ज़रूरी नहीं है ना कि सब बाहर से मोबाइल फ़ोन्स मंगवाएं, आप इंडिया में बने हुए मोबाइल फ़ोन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोबाइल सब फॉरेन प्रोडक्ट्स जैसे ही हैं, कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, और हमारे डोमेस्टिक जो लोग हैं, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल गया कि हाँ अब उनसे हर कोई चीज़ें खरीदेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं टेक्निकल स्किल्स एंड ट्रेनिंग।
गवर्नमेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देती है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप कंपटीशन में बने रह सकते हैं, खास करके जब लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का टाइम आया था तब। ये आपको पता होगा, एलपीजी 3 होते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, नए नए प्रकार के गुड्स के बारे में बताया जाता है, कैसे आप उनको बेचेंगे, कैसे आप अपनी इंडस्ट्री चलाएंगे, सब चीज़ों का पता उन्हें बताया जाता है। ये मैनेजमेंट के अंदर ऐसी क्वालिटीज डालती है ताकि ट्रेनिंग के जरिए ऐसी ऐसी वैल्यूज डालती है ताकि वो और आगे ग्रो कर सकें। इसका पर्पस क्या है कि वो जितना हो सके उतना स्ट्रांग उनको बना पाए। नेक्स्ट पॉइंट आती है इकोनॉमिक सपोर्ट। गवर्नमेंट उनको पैसे से भी हेल्प करती है इंडस्ट्रीज को, ताकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट अपना उनका घट सके। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? बनाने का खर्चा। प्रोडक्शन का कॉस्ट वो कम करवाते हैं। वो देखो अभी कैसे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो, उसी से वो अपनी चीज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएंगे और फिर उसको ज़्यादा प्राइस बेनिफिट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आगे डिमांड बढ़ जाएगी, सब आगे सही हो जाएगा। गवर्नमेंट उनको लैंड देती है कम दाम पे, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन और ट्रांसपोर्ट भी, और फाइनेंस भी, ताकि वो और आगे अच्छे से काम कर सके। फाइनेंस यानी पैसे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज या सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का मीनिंग क्या हुआ? रोड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, इंश्योरेंस, सेवेज यानी कचरे का निकास कैसे होगा, और बहुत सारी चीजें सरकार उनको प्रोवाइड करती है। इसके कारण इंडस्ट्रीज का कॉस्ट कंट्रोल में रहता है। यहाँ पर ये भी देखने जैसी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के कारण ही इंडस्ट्री का पैसा बचता है, टाइम बचता है, और उनको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती अपने खर्चे को कम करने के लिए, और वो इंडस्ट्रीज कॉम्पिटेंट भी हो जाती हैं, और इसीलिए उनको आगे इंडस्ट्री चलाने का मज़ा भी आता है, प्लस वो आगे एक अच्छा प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सेटिंग अप वेरियस इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज बनाई है, और ना सिर्फ बनाई है, उनमें वो बदलाव भी करती है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है पॉलिसीज में बदलाव भी होते हैं। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है ताकि, जैसे मान लीजिए इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ये सब इंडस्ट्री के फेवर में रहे। अच्छा, ये तो पता है इंपोर्ट पॉलिसी मतलब बाहर से अंदर मंगवाने की चीज़ है, एक्सपोर्ट मतलब अंदर से बाहर भेजने की, मॉनेटरी यानी पैसों के लिए पॉलिसी, फिस्कल अगेन गवर्नमेंट टैक्सेस, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी है उसके रिलेटेड पॉलिसी, और टैक्स पॉलिसी। ये सब सरकार ने इंडस्ट्री के तरफ ही रखी है, फेवर में रखी है, ताकि इंडस्ट्री और ग्रो कर सके। साथ साथ में वो अनफेयर कंपटीशन को भी दूर करता है। कैसे? अलग अलग वो लॉस बनाएगा, नियम कायदे कानून बनाएगा। एग्जांपल इंडस्ट्रियल एक्ट, कंपनी एक्ट, कंपटीशन एक्ट, ये सब उन्होंने बनाया है। उन्होंने इंस्टीट्यूट्स भी बनाई है जहाँ पर इंडस्ट्रीज को हेल्प मिल सकती है पैसों के जरिए। एग्जांपल आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, एलआईसी और जीआईसी। ये ऐसे भी कोशिश करती है कि इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, और गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है, प्लस प्रोटेक्ट भी करती है बाकी सारी चीज़ों से, ताकि उनके यहाँ पर एक ऐसा माहौल बन सके कि डेवलपमेंट हो सके। 10.4 और 10.5 दो ही चीज़ें बची इस चैप्टर की, वो हम करेंगे इसके पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। हैव अ गुड डे।